Hello dear NEET aspirants, I welcome you all to the free series run by City Vocational Public School, Meerut. In this series, I had covered periodic table in my previous video. Now, I am continuing the series with another chapter that is chemical bonding. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस लेक्चर के अंदर हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं विच आर बेस्ड ऑन PYQs एंड उसके अलावा मैंने 3 एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं जो मेरी मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे जो वर्किंग पे बेस्ड है वो क्वेश्चन हमने डाले हैं यहाँ पे। ये अलग अलग NCERT के चैप्टर्स पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो हम एक एक करके उन क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में है बेटा। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। लेट अस स्टार्ट। तो आई स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अमंग LiCl, BeCl2, BCl3 and CCl4 द कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करता है आ जाओ देखते हैं बेटा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है। बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। तो कोवेलेंट कैरेक्टर it depends on two factors. First is polarizing power of cation and second is polarizability of anion. Polarizability of anion जो ये हम सीक्वेंस पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे उसको फजान्स रूल बोलते हैं कलेक्टिवली। तो फजान्स रूल ही मैं एक्चुअली में आपको थोड़ा बता रहा हूं। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन फर्दर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, उसके अलावा इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि इस क्वेश्चन में ये वाली एस्पेक्ट हमें कवर नहीं करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। Sometimes in D block it is directly proportional to effective nuclear charge present on the cation. For polarizability of anion, we basically see two factors which are it is directly proportional to charge of anion and it is directly proportional to radius of anion. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं LiCl की, तो यहाँ पे एनायन तो आप देख रहे हैं सभी जगह सेम है, तो उस पे चार्ज अलग अलग है। कैटायन जो है वो अलग अलग है बेटा और उस पे चार्ज भी क्या है अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं LiCl, उसके बाद BeCl2, यहाँ पे बेरिलियम +2 फॉर्म में रहेगा, उसके अलावा BCl3 +3 CCl4, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो यहाँ पे बेसिकली एनायन तो सेम है, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसके लिए हमें कैटायन की पोलराइजिंग पावर चेक करनी रहेगी। तो देखते हैं भाई, अगर हम पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो उस हिसाब से Li+ से ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर होगी दैट विल बी फॉर बेरिलियम 2+, उससे ज्यादा बोरॉन 3+, और उससे ज्यादा कार्बन 4+। तो दिस मस्ट बी द ऑर्डर फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर एज वेल। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए LiCl, उससे ज्यादा BeCl2, उससे ज्यादा BCl3 और सबसे ज्यादा CCl4। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा बेटा। तो देख लो, आप चेक करो कौन से ऑप्शन में सेम ऑर्डर गिवन है। LiCl सबसे कम, उसके बाद BeCl2, उसके बाद BCl3 और उसके बाद CCl4। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 में सिमिलर बात लिखी हुई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन सी एस्पेक्ट हमने इस क्वेश्चन के थ्रू कवर की है बेटा, दैट इज फजान्स रूल। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्ड टू फजान्स रूल। तो यहाँ पे फजान्स रूल हमने
कवर किया है बेटा। फजान्स रूल हैज बीन कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत जो फजान्स रूल के बारे में पता था वो भी आपका रिकैप हो गया होगा बेटा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following pairs of ions is isoelectronic and isostructural? मेरा एक सजेशन है बच्चों आपको, जैसे ही मान लो मैंने ये क्वेश्चन ओपन किया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, अपने आप इसको अटेम्प्ट करें और तब मेरे जो है ना एक्सप्लेनेशन आप चेक करना, ठीक है? तो तब आपके लिए बेटर लर्निंग हो सकती है। तो ध्यान देंगे बेटा। Which of the following pair of ions is isoelectronic? Isoelectronic तो आपको पता ही है बेटा, iso मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? पहली बात, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? एक तो बात ये है। उसके साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है बेटा? सेम शेप, सेम शेप या फिर सेम मोलिकुलर ज्योमेट्री। ओ सर, हमें तो पता था ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती है। बेटा बात ये जो है ना कुछ हद तक ही सही है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा बेटा, ज्योमेट्री आइडियली दो तरीके की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड मोलिकुलर ज्योमेट्री। तो जो मैं बात कर रहा हूं शेप की, इट इज सेम एज मोलिकुलर ज्योमेट्री। और आपको जान के हैरानी हो सकती है, जो एनसीईआरटी टेबल बना रखी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वहां पे ज्योमेट्री का जो मतलब है वो मोलिकुलर ज्योमेट्री से ही है, जिसको आप शेप कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अनटिल अनलेस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हैज बीन मेंशन्ड, हम उसको शेप मान के चलेंगे। हम उसको क्या मानेंगे बेटा? मोलिकुलर ज्योमेट्री यानी कि शेप मान के चलेंगे। तो सेम शेप यानी कि सेम मोलिकुलर ज्योमेट्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3, अगर आपने इसकी ज्योमेट्री को लिखा टेट्राहेड्रल, तो इसका मतलब वो कौन सी ज्योमेट्री है बेटा? वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है। और अगर आपने इसकी ज्योमेट्री को लिखा क्या बेटा? ज्योमेट्री को लिखा ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसका मतलब वो मोलिकुलर ज्योमेट्री है। और इसी ज्योमेट्री को हम अक्सर शेप के नाम से भी जानते हैं। तो होपफुली ये आपका जो मिसकॉन्सेप्शन था ये यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो मैं एक एक करके चेक करता हूं बेटा। यहाँ पे जो सेट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम सभी में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर उनकी शेप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे SO3 2- है बच्चों, SO3 2- में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 8/2। ये आपको मेथड हमने बता रखा है बेटा। 8/2 यानी कि यहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए बेटा 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, लोन पेयर ऑन सल्फर एटम कितने हो जाएंगे? इसके लिए क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में से टोटल साइड एटम माइनस करने होते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो sp3 विद 1 लोन पेयर, यानी कि इसकी जो शेप है, शेप क्या आ जाएगी बेटे? इसकी शेप आ जाएगी बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद आता है बेटा NO3-। NO3- में क्या है एक्चुअल में? इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर आता है वो क्या आता है? 5 -1 +1, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 आ जाएगा बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे लोन पेयर की जो संख्या है, लोन पेयर का जो नंबर है वो नाइट्रोजन एटम, इट कम्स आउट टू बी 3 - 3 दैट इज 0। तो यहाँ पे जो शेप आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे शेप आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेटा ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक बार ClO3- को भी चेक कर लेता हूं। ClO3- को चेक कर लेते हैं बेटा। ClO3- में क्या है? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो कितने आएंगे? 7 -1 +1, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 यानी कि 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3 विद 1 लोन पेयर। तो ये कैसा बन गया? अगेन शेप इसकी हो जाएगी बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके साथ साथ SO3 है जो हमने पहली शेप निकाल ली थी। तो यहाँ पे बेटा ये आइसो स्ट्रक्चरल तो है, लेकिन अलोंग विद दैट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएंगे। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने आते होंगे।
तो इसका करेक्ट आंसर होएगा सेकंड। थर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो कार्बोनेट गिवन है बेटा, कार्बोनेट में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे बताओ? 4 माइनस माइनस 2 तो +2, तो 6/2 यानी कि 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पे sp2। और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर, तो मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर NO2 माइनस की बात करते हैं बेटा, NO2 माइनस की अगर बात करते हैं तो 5 माइनस माइनस 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर है इट कम्स आउट टू बी 6/2 एक्चुअली, 6/2 यानी कि 3 sp2 बट विद 1 लोन पेयर, क्योंकि टोटल साइड एटम यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जो शेप आएगी वो क्या आएगी बेटा? V शेप। तो ये भी बेटा सही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ClO3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार कार्बोनेट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बोनेट आता था हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, और ClO3 माइनस कैसा आ रहा है बेटा हमारा? हमने डिस्कस किया ClO3 माइनस ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा? वो है सेकंड ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन हमने हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे शेप कैलकुलेट की है, ठीक है ना, फिर उनको कंपेयर किया। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने शेप और स्ट्रक्चर के बारे में हम बोल सकते हैं इन जनरल, या फिर हाइब्रिडाइजेशन की एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस करी है। तो यहाँ पे जो सब टॉपिक कवर्ड हो रहा है, सब टॉपिक कवर्ड कौन सा हो रहा है एक्चुअल में, इसको मिसलेनियस टॉपिक में डाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर मॉडल से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर मॉडल। तो ये सब टॉपिक हमने यहाँ पे कवर्ड किया है बेटा। इसके साथ साथ आप VBT भी पढ़ सकते हो, VBT भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आगे चलने पे हमें और ज्यादा सब टॉपिक के बारे में आइडिया होगा, कहां से क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। हमें पता है कि जो रेजोनेंस होता है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, और वहां पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती है? हाइपोथेटिकली होती है, इमेजिनरी होती है बेसिकली। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ही कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। कैनोनिकल फॉर्म मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है बात ये? तो ये बात तो ट्रू है, दे डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। Every AB5 molecule does in fact have square pyramid structure। ये बात तो बेटा मैं तो इससे एग्री नहीं करता हूं। AB5 मॉलिक्यूल में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। AB5 मॉलिक्यूल में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं यहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट बन सकते हैं, विद लोन पेयर या विदाउट लोन पेयर। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर लोन पेयर होता तो ये मेंशन करता, तो अभी विदाउट लोन पेयर है। तो यहाँ पे दो तरीके की ज्योमेट्रीज बनती है। इनफैक्ट जो दूसरी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो ज्यादा कॉमन होती है। और उसके अलावा एक और पॉसिबल ज्योमेट्री क्या है बेटा यहाँ पे? स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे बेटा केवल एवरी AB5 मॉलिक्यूल केवल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ही रखेगा, ये कहना तो गलत है, सरासर गलत है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूं, PCl5, ये भी तो AB5 टाइप का ही एग्जांपल है, बट इसकी तो आपको शेप पता होगी, ज्योमेट्री पता होगी, वेल नोन है, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि भाई ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करना था। तो इस लिहाज से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है बेटा? मेरे हिसाब से तो इसका मतलब है कि सेम एटम्स के बीच अगर बनाए, ए बी सेम सेट ऑफ एटम्स के बीच अगर बनाए ए बी और ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ये मल्टीपल बॉन्ड्स है बेटा। तो मैं तो एक बात बताता हूं बेटा आपको, देखो अगर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, यहां पे एक थी, यहां पे दो, यहां पे तीन, तो इसका क्या मतलब है? बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ने का क्या मतलब होता है? पहले दो एटम के बीच एक बॉन्ड था, उसके बाद दो बॉन्ड हो गए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्ड हो गए। इसका क्या मतलब होता है? बॉन्ड तो आपको पता ही है बेटा, बॉन्ड का बिल्कुल क्लियर मतलब क्या है? बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो एटम्स हैं वो पास पास आ जाएंगे कि नहीं, वो पास पास आ जाएंगे। तो बेसिकली पास पास आ जाएंगे तो उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। इनफैक्ट हमें पता है, हमें ये भी पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो इससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ सकती है लेकिन बॉन्ड लेंथ घटेगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ घटती है। तो आपको मैंने रीजन भी बताने की कोशिश की है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एज ए रिजल्ट बॉन्ड लेंथ मस्ट डिक्रीज। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन तो हमारा सही है बेटा। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है बेटा, they will have tendency to gain electron pairs, यानी कि they will tend to behave like electrophiles or Lewis acids। तो आप चेक करो जरा, the electron deficient molecules can act as Lewis acids। बात तो सही है बिल्कुल। तो यही अगर ये बिहेव नहीं करेंगे लुईस एसिड का तो कौन करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम फिर लुईस एसिड होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आर मोर लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेसिस एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम्स आर मोर लाइकली टू बिहेव एज लुईस एसिड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। इसमें जनरल स्टेटमेंट्स है लेकिन इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, तो इन चीजों से हमें बचना है। तो हमने थर्ड क्वेश्चन एनालाइज किया, ये एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा, इसमें काफी अलग अलग बातों पे बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे एक ही टॉपिक लिखता हूं, यहाँ पे जो सब टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, सब टॉपिक है रेजोनेंस। जी, in phosphate the formal charge on each oxygen atom and the PO bond order respectively are। तो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। फॉस्फेट PO4 3-, तो ये स्ट्रक्चर होती है फॉस्फेट की बेटा। चलो, तो इसमें कहता है फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, एवरेज फॉर्मल चार्ज भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इट इज नथिंग बट वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फेट। ये नेगेटिव यहां पे भी बन सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है। तो हम इस स्ट्रक्चर की एक एवरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसकी एक एवरेज स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं जिसको हम कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें बीच में पहले हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, लेकिन मैं डायरेक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा। बेटा मुझे बताना जरा, इसका आयन के अंदर टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन उनमें 3 नेगेटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताएंगे कि एक ऑक्सीजन के पास टोटल कितना नेगेटिव जा रहा है, नेट नेगेटिव। 4 ऑक्सीजन -3 चार्ज, तो एक ऑक्सीजन -3/4 चार्ज, तो -3/4 चार्ज, -3/4 चार्ज, -3/4 चार्ज, -3/4 चार्ज। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जो पीओ बॉन्ड है वो हमेशा एक सिंगल बॉन्ड तो हमेशा यहां पे प्रेजेंट है बेटा, लेकिन एक डबल बॉन्ड जो है ना बेटा वो 4 अलग अलग बॉन्ड्स पे सर्कुलेट हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है उसका तरीका मैं बताता हूं, 1+π/σ। ये उस सेगमेंट में आपको देखना होता है जहां पे रेजोनेंस चल रहा होता है। तो यहां तो पूरे मॉलिक्यूल या आयन में ही रेजोनेंस चल रहा है। तो टोटल पाई कितने हैं बेटा 1 और सिग्मा कितने हैं 4। तो दिस कम्स आउट टू बी 1.25। तो कहीं आपको देख लो मैचिंग हो रही है ऑप्शंस बेटा। तो जो पीओ बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.25 और जो नेट चार्ज आएगा ऑक्सीजन एटम पे दैट कम्स आउट टू बी कितना बेटा -0.75। यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा बेटा। आगे बढ़े हम।
हाँ जी, ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। इसमें जो सब टॉपिक कवर्ड है बेटा कौन सा है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो फिर से सजेशन यही है, अभी इस स्टेज पे आप इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन चेक करें, ठीक है? तो ध्यान देंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? क्या ऑर्डर होगा डाइपोल मोमेंट का? पहले तो इसमें सिंपल सी बात है, देख लो कोई नॉन पोलर तो नहीं है। नॉन पोलर अगर कोई है इसमें, वो तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट रखेगा, विच इज 0। तो इसमें मैं आपको बताऊं, जो BF3 है इट इज सिमेट्रिकल। BF3 सिमेट्रिकल है बेटा, तो इसका मतलब इसके जो वेक्टर्स हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके जो वेक्टर है बेटा वो सारे वेक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। तो इसका म्यू जो है ना बेटा 0 आ जाता है। तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता, ना सेकंड सही हो सकता, या तो हमारा ऑप्शन थर्ड आएगा या फिर फोर्थ आएगा। अब फोर्थ में इस वाले सेगमेंट से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ये भी बड़ा फेमस सा सेगमेंट होता है। तो यहां पे हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दो तरीके से बता सकते हैं बेटा। किसी बॉन्ड के अंदर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ बॉन्ड, और किसी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो टूवर्ड्स द लोन पेयर, टूवर्ड्स द लोन पेयर। और वेक्टर क्वांटिटी अगर एक साइड में जाएंगे वेक्टर्स, तो आपको पता है उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है, उनका रिजल्टेंट ज्यादा आता है। तो आप जरा चेक करो, NF3 और NH3, प्रॉपर शेप आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो NF3 एंड NH3 में क्या होगा, आप देखो लोन पेयर, टूवर्ड्स द लोन पेयर बनाओ। NF3 में कुछ ऐसे, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इनफैक्ट इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ डायरेक्शंस होंगी। अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहां पे आप बिल्कुल क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे, इन द फॉर्मर केस विच इज NH3, जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर्स है दे आर, देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं NH3 की बात करता हूं, आप देख रहे हो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब बात करें अगर NH3, तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड आ गया बेटा इसी इंफॉर्मेशन से। अगर मैं NH3 और वाटर में कंपेयर करता हूं, तो यहां पे मुझे पता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा है, इसकी वजह से जो चार्ज डेवलप्ड होगा वो ज्यादा होगा, और इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आ जाएगा। तो NH3 से ज्यादा क्या आ जाएगा बेटा, वाटर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाई हो गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे थर्ड। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। डाइपोल मूवमेंट में जो मैंने तरीके बताए हैं, इनके अलावा भी तरीके पॉसिबल है। एक और केस जो ये एल्काइल हैलाइड वाला आप करते हो, CH3X का जो डाइपोल मूवमेंट है उसका कंपैरिजन भी आप देख लेना, वो भी NCERT में गिवन है। तो डाइपोल मूवमेंट आप यहां से टॉपिक तैयार कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगेन ये क्वेश्चन भी डाइपोल मूवमेंट से ही रिलेटेड है बेटा। इसमें मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है थोड़ी बहुत, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान देंगे जरा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स AB एंड CD आर 10.41 and 10.27 dBi respectively, while their bond distances are 2.82 and 2.67 angstrom respectively. This indicates that, तो आपको बेसिकली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है AB और CD के अंदर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई, जो म्यू थ्योरेटिकल होता है वो क्या होता है, Q इंटू बॉन्ड लेंथ, Q इंटू बॉन्ड लेंथ।
और इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यार ये डाइपोल मोमेंट है ए बी का, तो वो कौन सा डाइपोल मोमेंट होगा बेटा? अगर वैल्यू दे दी आपको डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट की, तो दिस मस्ट बी द एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है, जो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट वो क्या है? वो गिवन है बेसिकली, है ना, वो गिवन है। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्या तरीका होता है बेटे? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्या तरीका होता है, देखो जरा। म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100%। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100%। तो ये एक बात हुई जो हम यूज करने वाले हैं। तो जो भी प्रीवियसली लिखा हुआ है, मैं उन चीजों को सभी को यहीं पे नोट कर लेता हूं बेटा एक बार। हाँ जी, ये जो डाइपोल मोमेंट है, चलो सीड ए बी के लिए बात कर लेते हैं। ए बी के लिए जो म्यू एक्सपेरिमेंटल है वो कितना है बेटा? 10.41 डिवाइड। सी डी के लिए जो म्यू एक्सपेरिमेंटल है वो कितना है? 10.27 डिवाइड। बहुत बढ़िया। वाइल देयर बॉन्ड डिस्टेंसेस आर, इनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो दे रखी है बेटा 2.82 एंड 2.67। चलो, तो बेसिकली अगर मैं ए बी के लिए म्यू थ्योरेटिकल निकालता हूं तो कितना आएगा भाई? म्यू थ्योरेटिकल इज क्यू इंटू डी। तो चार्ज कितना प्रेजेंट होगा बेटा? चार्ज प्रेजेंट कितना होगा बताओ? चार्ज प्रेजेंट होगा 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU इंटू ए बी के लिए आप जरा चेक करो, जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी है? 2.82, और ये एंगस्ट्रोम में थी, तो इंटू 2.82 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो 1 डिवाई होता है इट इज एक्चुअली 10 पावर -18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिवाई इक्वल्स टू 10 पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो जरा चेक करो बेटा, -8 सेंटीमीटर, 10 पावर -10 ESU, तो दिस कम्स आउट टू बी 4.8 इंटू 2.82, और ये बन जाएगा बेटा डिवाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 13.54 डिवाई। चलो, तो ये ए बी के लिए थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई है। अगर मैं सी डी के लिए चेक करता हूं, अगर मैं सी डी के लिए थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो कितनी आ रही है बेटा? चेक करो जरा। 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU इंटू जो वैल्यू दी थी बॉन्ड लेंथ की वो दे रखी थी बेटा 2.67 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 12.82 डिवाई। तो अब हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को इनके कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था मैंने। हाँ जी, तो ए बी के लिए परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा बोलो? ए बी के लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा? ए बी की वैल्यू लिखो आप। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10.41, तो 10.41 डिवाइड अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है ए बी के लिए? 13.54, 13.54 डिवाइड इंटू 100%। और अगर मैं CD के लिए कंपेयर करता हूं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो इट कम्स आउट टू भी कितना? क्या वैल्यू दे रखी है? 10.27 आई थिंक, 10.27 डिवाइड अपॉन एक्सपेरिमेंटल जो हमने कैलकुलेट किए वैल्यू वो आ रही है 12.82,
तो 12.82 into 100%। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज को, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं। तो जरा ध्यान से समझो, इसमें बॉन्डिंग इज 100% आयोनिक, ये तो बात बेटा गलत हो गई। बॉन्डिंग इज नियरली कोवलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल्स, नहीं ये भी गलत है बेटा, इनमें ऐसा तो है नहीं बेटा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है ना काफी ज्यादा आने वाला है बेटा, बहुत कम तो नहीं है, तभी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम कर सकते हैं वैसे। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, बॉन्डिंग इज नियरली कोवलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल, ये बात गलत है, क्योंकि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब हमें इनको कंपेयर करना है कि ए बी में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या फिर सी डी के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो कैसे कंपेयर करें इसको, तो बेसिकली विदाउट कैलकुलेशन ही हम कंपेयर कर सकते हैं यार। देखो आप जरा समझो, जो ये ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यूज लिखी हुई है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, अगर आप चेक कर रहे हो। इनमें जो डिफरेंस है वो रफली 0.15 का है, 0.14 का है। ठीक है, जो लेकिन जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है रिलेटिवली। इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.7 के अराउंड। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, न्यूमरेटर में वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा यार कि आपको पता ही है, अगर न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा आती है तो वैल्यू घट जाती है फाइनली। तो इसमें जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा वो कम हो जाएगा ए बी के अंदर। तो आप ये कंपैरिजन से कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ए बी में कम होगा और सी डी में वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप जरा चेक करो कहीं ऑप्शन है क्या, ए बी हैज लेसर आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर देन सी डी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ए बी के अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होगा सी डी की कंपैरिजन में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट से पूछा हुआ सवाल था। अगर मैं पिछले क्वेश्चन को आपको बताता हूं तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव अप्रोच ही है, इसमें हमें कंपैरिजन करना है बेस्ड अपॉन सेम। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये क्या है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है डाइपोल मोमेंट की। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट में, एक तो कंपैरिजन वाले, पोलर नॉन पोलर वाले, या फिर दूसरी एस्पेक्ट क्या है, इस टाइप से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये दो अप्रोच होते हैं, दोनों अप्रोच हमने कवर की है। चलो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द रोंग मैच्ड पेयर। रोंग मैच्ड पेयर, मेरे हिसाब से आपको इस स्टेज पे शेप ज्योमेट्री के बारे में बहुत क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है बेटा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है बेटा ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहे हो सर आप, ये बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की। इसके अंदर जो वेरियस शेप्स है वो ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकती है बेटा, और वी शेप भी पॉसिबल है। यहाँ पे 0 लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल प्लेनर और 1 लोन पेयर के साथ वी शेप। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करता हूं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पॉसिबल है दैट इज ओनली टेट्राहेड्रल। लेकिन इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में वेरियस शेप्स पॉसिबल है। वो कौन कौन सी है बेटा, एक तो टेट्राहेड्रल विदाउट लोन पेयर, उसके अलावा ट्राइगोनल, पिरामिडल, और उसके अलावा अगेन वी शेप। अगर मैं sp3d की बात करता हूं बेटा तो इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आती है, इसमें शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकती है बेटा। उसके अलावा यहाँ पे सीसो शेप भी हो सकती है बेटा, यहाँ पे बेंट टी शेप भी हो सकती है बेटा, और एट लास्ट यहाँ पे लीनियर शेप भी आ सकती है अगर लोन पेयर बढ़ जाए। तो यहाँ पे लोन पेयर का जो नंबर है वो 0 1 2 3 इस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर sp3d2 की मैं बात करता हूं बेटे तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विच इज ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे हम अक्सर 3 शेप के बारे में बात करते हैं, खुद ऑक्टाहेड्रल,
स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। यहां पे लोन पेयर का नंबर कितना है 0 1 एंड 2। ठीक है जी, उतना ही बस बहुत है। sp3d3 में तो ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल भी नहीं होते। ठीक है, तो NH3 में क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। NH3 में हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी बेटा, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3 विद 1 लोन पेयर। तो आप जरा चेक करो sp3 विद 1 लोन पेयर कहां पे लाई करेगा बेटा, उसकी जो शेप है वो होनी चाहिए ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये तो सही है बेटा, ये तो सही सही मैच हो रहा है। PCl5 में 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हाइब्रिडेशन यहां पे आ जाएगी sp3d विदाउट लोन पेयर। तो यहां पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल तक तो ठीक है, प्लेनर नहीं होना चाहिए, तो इट शुड हैव बीन बाई पिरामिडल। लेकिन हमसे पूछा रोंग मैच्ड पेयर, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सेकंड। SF6 में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी बेटा, और 0 लोन पेयर ये भी है, तो इट शुड हैव बीन ऑक्टाहेड्रल। इनफैक्ट इट हैज बीन गिवन टू बी ऑक्टाहेड्रल। तो ये बात भी सही है। BCl2 में 2 + 2 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp, तो लीनियर आ जाएगा बेटा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे एक ही बात यहाँ पे मैच नहीं हो रही थी, उसी को हमने टिक कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा। अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हमने शेप और ज्योमेट्री के बारे में ही बात की है, तो ये भी एप्लीकेशन है अगेन हाइब्रिडाइजेशन या फिर वेस्पर मॉडल के। तो ये जो एस्पेक्ट है हम ऑलरेडी, ये जो सब टॉपिक हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलता हूं। In which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as that in the other three? बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अब थोड़ा डिटेल में बात कर ही लेते हैं हम। तो मैं ये बताता हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है, v + m - c/2। ये क्या है सर, ये मोनोवेलेंट एटम पे अप्लाई होता है। v इज number of valence electrons on the central atom। m क्या है बेटा, m number of monovalent what monovalent side atoms or groups। and c क्या है बेटा, c is charge with sign बेटा। ये क्या है सर, मान लो हमने XO3 माइनस लिखा, तो यहाँ पे c की वैल्यू -1 होगी। अगर मैंने XO3 प्लस लिखा तो C की वैल्यू +1 होगी। अगर मैंने XO4 2 माइनस लिखा तो C की वैल्यू -2 होगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का पता चल जाता है तो अकॉर्डिंगली आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है sp2, 4 है sp3, कभी कभी dsp2 कर लेंगे इतना। उसके बाद अगर मैं सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की संख्या निकालता हूं तो इट कम्स आउट टू बी हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस टोटल साइड एटम्स। एस क्या है बेटा, यहां पे एस टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम्स। टोटल नंबर, मोनोवेलेंट है ऐड करो, बाईवेलेंट है ऐड करो, ट्राईवेलेंट है तो भी ऐड करो, छोड़ना कुछ नहीं है। provided that the atom which we are talking about is side atom, it must not be central atom। ये बात ध्यान रखनी है, ये सेंट्रल एटम के अलावा जितने एटम होंगे उन सबको जोड़ लो। होपफुली ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसी को हम थोड़ा यूज करते हैं। हम SF4 में क्या है बेटा, सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मोनोवेलेंट साइड एटम कितने हैं, 4। तो 6 + 4 कोई चार्ज नहीं है, तो 6 + 4 comes out to be 10। when it is divided by 2 number comes out to be 5। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा। यहां पे I3 माइनस को हम लिखते हैं I.I2 ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया और ये साइड एटम हो गए। तो जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मोनोवेलेंट साइड एटम है 2, तो 7 + 2 becomes 9 माइनस चार्ज विद साइन, तो चार्ज है -1।
तो माइनस माइनस 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 7 + 2 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। आपको ओड पार्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद Sb, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। न्यूज़पेपर आज सब बिके। नाइट्रोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं बेटा। मोनोवैलेंट साइड एटम कितने हैं? 5। तो 5 + 5 बिकम्स 10 माइनस -2 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो sp3d2। PCl5 में तो करेक्ट आंसर तो आपको मिल ही गया, यही ओड 1 है यहाँ पे। PCl5 में क्या हो जाएगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन फैमिली वाला है। Cl मोनोवैलेंट साइड एटम है, तो 5 इसका नंबर है, तो 5 + 5 10, कोई चार्ज नहीं है, तो 10 को डिवाइड कर दो 2 से, द नंबर कम्स आउट टू बी 5, और 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा? ये sp3d हो जाएगा। तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज थर्ड। अगेन द टॉपिक्स कवर्ड आर हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर मॉडल। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। BF3 में तो आपको पता ही है यार, BF3 में क्या होता है बताओ। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये जो बॉन्ड्स हैं इनमें कुछ ऐसा तो है नहीं यार कि आप इनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, कोई ऐसा डिस्टिंग्विशेबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑल द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। इसमें अगर बात करें तो इसमें तो आयनिक बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में, Al3+, F-, F- और F-। इसमें भी कोई ऐसा डिस्टिंग्विशेबल बॉन्ड तो नहीं है कुछ भी। आयनिक इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन आयनिक, इनमें भी कोई फर्क नहीं होगा बेटा। NF3 की अगर मैं बात करता हूं तो NF3 कुछ ऐसा बनता है बेटा, अभी बनाया था बेटा डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन में इसका डायग्राम। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बने, ये भी आइडेंटिकली हो जाएंगे। तो हमारा ना तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता, ना सेकंड, ना थर्ड, तो आंसर तो फोर्थ हो जाएगा। चेक कर लेते हैं ClF3 में क्या खास बात है बेटा, जो इसके जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो ClF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d। चेक कर लेना, 7 + 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5 sp3d विद 2 लोन पेयर्स। और लोन पेयर का जो प्लेसमेंट होता है TBP में कहां पे होता है लोन पेयर का प्लेसमेंट? जल्दी बोलो। वो जाते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ध्यान देंगे, Cl फ्लोरीन को पहले एक्सियल पे लगा लो बेटा, क्योंकि लोन पेयर को आपको कहां पे प्लेस करना है? इक्विटोरियल पे प्लेस करना है। तो ये जो शेप है वो बेंट टी बन जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर एक्सियल बॉन्ड्स, ये वाला बॉन्ड भी एक्सियल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इक्विटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो इसका मतलब ये जो एक फ्लोरीन है बेटा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, जो ClF बॉन्ड ये है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ 2 ClF बॉन्ड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ClF3 जस्टिफाई हो रहा है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अब। बहुत बढ़िया। In an octahedral structure, the pair of d orbitals involved in d2sp3 hybridization is। ठीक है यार। यार एक बात बताना आप मुझे, ये octahedral बनता कैसा है? पहले तो आप ये बताओ octahedral बनता कैसे है। हाँ जी, कुछ ऐसे बनता है octahedral। अगर इसको बनाए अबव द प्लेन बना ले, इसको बिलो द प्लेन बना ले, ये जेड एक्सिस के अलोंग मान लो, और इसको मान लो आप XY प्लेन के अलोंग। तो आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे जो एंगल्स है ना, यहाँ पे 12 राइट एंगल्स हैं, 12 राइट एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे सर? 4 बॉन्ड तो स्क्वायर प्लेन के बेटा, आपस में कैसे होंगे? राइट एंगल। जो अबाउ द प्लेन ये बॉन्ड बनाया, ये चारों पे परपेंडिकुलर होगा। जो बिलो द प्लेन बॉन्ड बनाया वो भी चारों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से 12 राइट एंगल्स यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा। 12 एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री के। बहुत बढ़िया।
12 राइट एंगल हो गए। तो मुझे ये लग रहा है कि यार यहाँ पे जो ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। अगर डी ऑर्बिटल नॉन एक्सियल वाले होते तो बेटा 90 डिग्री के सारे बॉन्ड्स तो ना बन पाते। मतलब क्या इस बात का कि डी ऑर्बिटल कौन से रहे होंगे, एक्सियल वाले रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं डी ऑर्बिटल्स को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से बेटा, डी ऑर्बिटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। वो कौन कौन से दो तरीके हैं बेटा, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन से आते हैं बेटा, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सियल कौन से होते हैं, जहां पे लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, लोब्स आर अलोंग द एक्सिस। नॉन एक्सियल कौन कौन से होते हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहां पे क्या कहानी है बेटा, लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस। तो हमारा करेक्ट आंसर तो हमें समझ में आ गया, फर्स्ट है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हमें एक बार सारी ऑर्बिटल में आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक टेबुलर फॉर्म में ये एनालिसिस करना जरूरी है बेटा। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं और यहां पे बात करूं ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व के, इन्वॉल्व की, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो लॉजिकली तो आप कोई भी p ऑर्बिटल रख सकते हैं, s प्लस पी एक्स भी रख सकते हो, s प्लस पी वाई भी रख सकते हो, या फिर s प्लस पी जेड भी रख सकते हो। लेकिन हम जो है ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को मानते हैं, उस लिहाज से हमारा जो रेफरेंस होगा वो s प्लस पी जेड होगा। मैं बोल रहा हूं तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा यही रहेगा, हम इसी को मानेंगे। क्योंकि हम जेड को अनलेस अनटिल मेंशन्ड हम जेड को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रखते हैं। अगर sp2 की बात करें तो ये प्लेनर हो जाएगा। तो बेटा प्लेनर हम मानते हैं एक्स वाई प्लेन को, तो s के साथ px प्लस पी वाई यही हम प्रीफर करते हैं बेटा। एक्स वाई प्लेन को ही हम यहाँ पे मोलिकुलर प्लेन मानते हैं इन जनरल। अगर sp3 है तो ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ना बेटा। अरे भाई क्या डिफिकल्ट है इसमें, अरे तीनों पी आ गए बेटा, आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं DSP2 की, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में भी बेटा अलोंग द एक्सिस ही ऑर्बिटल्स रहे होंगे, डी ऑर्बिटल। तो यहां पे मुझे एस का पता है, प्लेनर अगर वर्ड आ रहा है तो पीएक्स तो हो ही जाएगा, पीवाई भी हो जाएगा। अगर प्लेनर वर्ड आ रहा है ध्यान रखना एक्स वाई प्लेन के बाहर नहीं जाना है आपको। आपको जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो तो एक्स एक्सिस के लोग होंगे, या फिर वाई एक्सिस के लोग होंगे, या फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो हो सकते हैं, तो डी एक्स वाई या फिर डी एक्स टू माइनस वाई टू। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं तो डी कौन सा यूज हुआ होगा बेटा, डी एक्स टू माइनस वाई टू। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर एक्सियल ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो डी का कौन सा ऑर्बिटल एक्सियल होता है, या तो डी जेड स्क्वायर या फिर डी एक्स टू माइनस वाई टू। तो यहाँ पे प्लेनर के अंदर डी एक्स टू माइनस वाई टू ही आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन बचेगा। उसके बाद मान लो मैं sp3d की बात करता हूं या फिर dsp3 की बात करता हूं, तो ये भी आसान है सवाल। अभी इसमें क्या फर्क आया बेटा, इसको आपको पता ही होगा, इसको आप दो ज्योमेट्री की तरह मान सकते हैं, sp2 प्लस pd। तो sp2 आपका ट्राइंगुलर प्लेनर वाला पार्ट होता है, और pd कौन सा होता है बेटा, बाई पिरामिडल वाला पार्ट होता है। ऐसे समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ट्रायंगुलर वाला पोर्शन कौन सा है, s प्लस पी वाई प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, एक्चुअली पी एक्स लिख देता हूं, प्लस। अब बताना पीडी में कौन सा होगा, डी कौन सा जेड के अलोंग जाता है बताओ आप, डी जेड स्क्वायर। और रिमेनिंग पी कौन सा होगा, पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। तो ये दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। अभी हमने डिस्कशन किया था sp3d2 या फिर d2sp3, तो इसमें दोनों ही एक्सियल डी चले जाते हैं, तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस
dx2 माइनस y2, मतलब स्क्वायर प्लेनर तो है, अलोंग विद दैट pz भी रहेगा और dz स्क्वायर भी रहेगा। अब नेक्स्ट आता है sp3d3। sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल आती है ज्योमेट्री। तो मैं आपको बता दूं, जो पेंटागोनल वाला पार्ट है, जो 5 बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में रहते हैं और 2 बॉन्ड अलग अलग जेड एक्सिस के अलोंग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लेन के अंदर 5 बॉन्ड बनाने, तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी x2 माइनस y2, xy प्लेन में रहना है, और dxy, और साथ में pz प्लस dz स्क्वायर। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इन द वेरियस हाइब्रिडाइजेशंस। होपफुली आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता था। वाह, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी, पी पाई डी पाई ओवरलैप कुड बी प्रेजेंट इन। वैसे इसमें तो कुछ ज्यादा बच्चों को टेंशन आएगी नहीं, लेकिन फिर भी एक अप्रोप्रिएट तरीका होता है बताने का। तो मैं एक आध क्वेश्चन और भी कराऊंगा इस पे बेस्ड। NO2 माइनस की अगर मैं बात करता हूं तो यार देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, एक तरीका तो यही है। तो इसमें तो डी हो ही नहीं सकता, यहां पे भी डी नहीं हो सकता, यहां पे भी डी नहीं हो सकता। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, जो कि पॉसिबल है यहाँ पे। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। PO4 3 माइनस है मान लो आपके पास, PO4 3 माइनस, तो ये थोड़ा सा गलत ही बना दिया वैसे तो इसने। PO4 3 माइनस ऐसे ही बनाना पड़ेगा यार, और तो कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा है। PO4, एक मिनट, यहाँ पे क्वेक कर, यहाँ पे आना चाहिए एक्चुअल में PO4 3 माइनस बेटा, ठीक है, नहीं तो स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगी बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। PO4 3 माइनस इसको होना चाहिए था, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे फोस्फोरस में आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 है ना, फोस्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3। तो आपको ये पता होगा जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनको, तो VBT का कॉन्सेप्ट है, जो सिग्मा बॉन्ड्स है दे कैन बी फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स। एक केस है बेंजाइन का, बेंजाइन में जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये बनता है sp2 पाई और sp2 पाई। तो मतलब ये वन ऑफ द रेयर केसेस है जहां पे जो पाई बॉन्ड है इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। इसके अलावा जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्योर ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं अक्सर। तो अगर फोस्फोरस में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई तो ये पाई बॉन्ड ना तो s ने बनाया ना 3p ने बनाया, तो किसने बनाया, d ही तो बचा। क्या आपको ये बात समझ में आई भाई, जो p है वो तो अवेलेबल ही नहीं है ना, प्योर यहाँ पे क्या हो सकता है फोस्फोरस के पास, प्योर ऑर्बिटल, d ही बचता है। तो फोस्फोरस इज लेफ्ट विद प्योर d ऑर्बिटल, और प्योर ऑर्बिटल ही पाई बॉन्डिंग करते हैं। तो फोस्फोरस, ये जो पाई बॉन्ड बना है इसमें फोस्फोरस का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है बेटा, d ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में तो p ही होते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग है d पाई p पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई, मैं दोबारा बता देता हूं, फोस्फोरस यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो फोस्फोरस के अंदर p ऑर्बिटल्स होते हैं वो तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए बेटा। तो अगर p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए तो वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं वो भी पाई और पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए एकमात्र ऑप्शन क्या बचा, d ऑर्बिटल। तो फोस्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल मिलके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि p पाई d पाई बॉन्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बढ़िया, ये अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा एमओटी से बेस्ड होंगे, है ना, एमओटी से एक दो क्वेश्चन होंगे जहां तक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा। चलो, C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate
पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो बना लो यार, C2 का डायग्राम बना लो आप, ये डायग्राम भी छोड़ो, केवल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन कम्स पाई 2px पाई 2py। आपको मैं रिकॉल करा दूं, यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद सिग्मा 2pz, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, आइडियली होता तो ऐसा एक्चुअल में, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये इनको ओवरकम कर जाती है। तो बेसिकली C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerated pi molecular orbital। बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है भिड़ू। उसके बाद H2 प्लस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यार बिल्कुल सही बात है यार। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक काम करो, 2 इंटू हाइड्रोजन में 1 होता है, चार्ज 1 आ गया तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है भाई, ये तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। O2 प्लस इज डायामैग्नेटिक। O2 प्लस डाया कैसे हो जाएगा यार? O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 प्लस 8 16, 15 इलेक्ट्रॉन इन टोटल है यहाँ पे। तो बेटा एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड फॉर्म। तो ये तो पैरा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे गड़बड़ है तो इसको टिक कर दो आप, क्योंकि O2 प्लस तो यार क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ही होता है। उसके बाद द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस। O2 प्लस में बताओ बॉन्ड ऑर्डर, 15 इलेक्ट्रॉन है टोटल। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 15 के लिए 2.5 सही है बेटा, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1 रेस्पेक्टिवली। ये बात भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ना वो थर्ड आ जाएगा। अभी एक बात बच्चों के दिमाग में यहाँ पे घूम सकती है, सर आपको कैसे पता चल रहा है 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है? तो इसके लिए ट्रिक बताता हूं मैं। और एक और बात है यहाँ पे कि आपको कैसे पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो डायामैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक। तो इसके लिए थोड़ा सा एक एप्लीकेशन पोर्शन है यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बेटा अगर एमओटी एप्लीकेबल है, इफ एमओटी इज एप्लीकेबल, और हमारा एक तरीके से ऐसा कहो, अगर यहाँ पे डाई एटॉमिक स्पीसीज है बेटा, डाई एटॉमिक स्पीसीज है, तो आपको एमओटी अप्लाई करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप कंसीडर कर लो। ठीक है जी, इन्हीं से सब खेला होगा, सब खेला इसी बात पे बेस्ड होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे ओड आ जाए तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिज्म आएगा। अगर इवन आ जाए तो इन जनरल डायामैग्नेटिज्म आएगा। लेकिन अगर ये नंबर हो जाए 10, 16 और 32 तो ये भी पैरामैग्नेटिज्म ही शो करता है बेटा। और ये मैंने कैसे रिलेट किए? B2 से रिलेट कर दिया मैंने 10 को, O2 से रिलेट कर दिया 16 को, और O2 का नेक्स्ट होमोलोगस होगा सल्फर S2, तो उससे रिलेट कर दिया मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन को 32। तो अगर ये तीन स्पीसीज है या इनसे मिलती जुलती सेम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है बेटा, तो उस केसेज में भी पैरामैग्नेटिज्म भी ऑब्जर्व होगा। तो इसको मैं थोड़ा और जनरलाइज कर लेता हूं बेटा, और जनरलाइज कर लेता हूं, ध्यान देना। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम, ओड एंड 10, 16, 32, और यहां पे मैं लिख लेता हूं इवन एक्सेप्ट 10, 16, 32। तो इन दैट केस डायामैग्नेटिज्म विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करके आप पैरा डाया बता सकते हैं। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका, अगर यहां से आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो वो कैसे बताओगे? तो आपको मैं बता दूं, आप कोई भी डायग्राम बनाओ, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, चाहे मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहां पे जाते हैं आप बताओ मुझे? वो जाते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इन जनरल। तो ये Nb माइनस Na, ऐसे ही तो होता है फॉर्मूला, Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे, तो उसको यहां पे रख दिया हमने लेफ्ट साइड। उसके बाद जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे। उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो फिर से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाएंगे।
उसके बाद वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, और उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो बॉन्डिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन आपके पास खत्म हो जाए वहीं पे रुक जाओ, कम पड़ रहे हैं कम ही भर दो। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप नोटिस करो बॉन्डिंग में, बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में जा सकते थे? बॉन्डिंग में। उसके बाद आपको पता है एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे बेटा फिर से। तो ये तरीका है। तो उस आधार पे जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको थोड़ा हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास था O2 प्लस, O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन है 15। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की में कमी आ जाए वहीं पे रुक जाना आप। तो ध्यान देंगे कैसे भरोगे बताओ मुझे। 2 2 2 2 8 हो गए बेटा, 6 1 ऐसे भरोगे। 2 माइनस 2 2 माइनस 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। देखो ध्यान से O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आया था क्या? देखो जरा ध्यान से बेटा, O2 प्लस में जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर था वो 2.5 ही आ रहा था क्या? तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, जैसे अगला केस है बेटा O2 का, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा? 2 2 2 2 और इसके बाद 6 2 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 6 माइनस 2 बिकम्स 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये बन जाएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं O2 माइनस की और O2 2 माइनस की, तो O2 माइनस में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो कैसे भरोगे? 2 2 2 2 6 नेक्स्ट 3 कैंसिल कैंसिल, उसके बाद 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 आ जाएगा। O2 2 माइनस में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। तो क्या करेंगे? 2 2 2 2 काटो, कितने खत्म हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचते हैं 10। तो 6 और 4 बचे, तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। तो ये बेसिकली टेक्निक्स है जिनसे आप MOT को बाईपास करके भी इस तरीके से आंसर्स निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? बेसिकली VBT का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। तो आपको सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले मैं HCO4 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। कोई चार्ज तो नहीं है, बहुत बढ़िया। Xc सेंट्रल एटम हो जाएगा बेटा। ऑक्सीजन को कैसे जोड़ना है? डबल बॉन्ड से। कैसे जोड़ना है? डबल बॉन्ड से। पहले ऐसे ही जोड़ दो आप, ऑक्सीजन को जोड़ दो आप। ये एक बिल्कुल बेसिक तरीका है। आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम लिखो, उसके सराउंडिंग में आप साइड एटम्स लिख दो और उनके बीच पहले कम से कम एक सिंगल बॉन्ड बना लो आप। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद आपको मैं बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हम जो है ना ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूं ऑक्टेट रूल्स में। ऑक्टेट रूल में जब भी ये डिसोबे होता है तो इसको सेंट्रल एटम ही डिसोबे करता है, साइड एटम कभी भी इसको डिसोबे नहीं करता है। आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? सोचना, थोड़ा सोचना बेटा इस बात को कि जो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है, दे आर लिमिटेशंस फॉर सेंट्रल एटम ओनली, इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर साइड एटम्स। तो आप सेंट्रल एटम को छोड़ दो, साइड एटम का ऑक्टेट पूरा करो। अगर ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो अगर आपको ऑक्टेट पूरा करना है तो आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा बेटा। ये बात आपको हो सकता है पसंद आई हो अगर आपको ना पता हो पहले से। तो बेसिकली यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। साइनोजन CN होल ट्वाइस। तो CN का तो हमें पता ही रहता है बेटा, CN तो इस तरीके से जोड़ते हैं हम, और एक और CN है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा? कार्बन कार्बन के बीच इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आप इसका बॉन्ड बना दो। कार्बन का तो ऐसे ऑक्टेट पूरा हो ही जाता है इन जनरल। तो आप बताओ यहाँ पे सिग्मा कितने? 1 2 3 3 सिग्मा, और पाई कितने है बेटा? आंसर आ तो गया आपका
XCO4 ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी में सिग्मा और पाई का जो टोटल नंबर है वो सेम है। यहाँ पे बताओ 3 सिग्मा एंड पाई कितने हैं, 4 पाई, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज CH2CN होल ट्वाइस, तो CH2CN होल ट्वाइस, C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जरा चेक करो यहाँ पे जरा आप चेक करो बेटा कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है यहाँ पे और 4 पाई है, तो ये भी आपका ऑप्शन बेकार है, बेकार। उसके बाद आता है HCO3 माइनस, तो इसमें कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा। आप एक तरफ ऑक्सीजन रख दो, H2CO3 तो आप जानते ही हो इस तरीके से, तो आप क्या बनाओगे बेटा, एक तरफ तो O माइनस ही बनाना पड़ेगा और एक तरफ OH बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया स्केलेटन। तो इसमें बताओ सिग्मा कितने, 1 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा नहीं, सिग्मा खूब है, 1 2 3 4 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो बेटा इसमें भी अलग अलग नंबर है, ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा XCO4, ठीक है। XCO3 ज्यादा फेमस कंपाउंड है, XCO4 अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बट यस अगर हमसे स्ट्रक्चर पूछिए तो हम तो जो हमें तरीके आते हैं उससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है इट इज XCO4, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें भी हमने VBT की एस्पेक्ट डिस्कस किए, जिसमें हम बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, इसको बहुत ज्यादा जगह आगे चल के यूज किया जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो बॉन्ड लेंथ होता है बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, और जो बॉन्ड एनर्जी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आगे भी काम आएगा एक फॉर्मूला, आपको ये तरीके आपको आगे भी काम आएंगे। तो आप एक काम करो बेटा, पहले बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लो। तो NO में बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आ जाएगा, NO में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बोलो, 7 + 8 15, टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, इस पे MOT एप्लीकेबल है। उसके बाद NO2 माइनस, इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, तो N लोन पेयर डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ पे NO बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बताओ, NO बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बताओ, 1 + पाई/सिग्मा, पाई कितना है 1, सिग्मा कितने 2, तो 1.5 इट कम्स आउट टू बी। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है NO3 माइनस। NO3 माइनस में कैसे बनाओगे आप स्ट्रक्चर, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, तो NO बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, 1 + पाई/सिग्मा से कितना आ जाएगा, 1 + 1/3 यानी कि 1.33। उसके बाद आता है N2O4, तो N2O4 में कैसे स्ट्रक्चर बनती है, P ब्लॉक में स्ट्रक्चर में दिया हुआ है बेटा, तो N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो आप जरा चेक करो, ये भी एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो NO बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + पाई कितने टोटल 2 और सिग्मा कितने टोटल, सिग्मा कितने 1 2 3 4 4, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.5। तो बेसिकली अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटनी चाहिए, ठीक है जी इतना। तो यहां पे आप ऑप्शन ही मैच कर लो एक बार, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे मैक्सिमम है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी बच्चों। देखो बेटा बॉन्ड लेंथ मिनिमम कहां कहां पे है, या तो ये हो सकता है, या तो फर्स्ट हो सकता है, या फिर थर्ड हो सकता है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे मिनिमम है, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम हो जानी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ कहां पे मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, NO3 माइनस के अंदर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमने एक बॉन्ड पैरामीटर, जो क्वेश्चन आता है बॉन्ड पैरामीटर, इसमें कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है बेटा, बॉन्ड पैरामीटर्स।
बॉन्ड पैरामीटर्स आप टॉपिक यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन एमओटी पे बेस्ड ही है जहां तक मुझे, हाँ बिल्कुल ठीक है, एमओटी पे ही बेस्ड है बेटा। ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग इन द फॉलोइंग, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी इन द स्पीशीज O2 O2 प्लस O2 माइनस डिक्रीजेज, ऐसे कुछ थोड़ा मैं बता देता हूं बेटा आपको। जो स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी होती है ना बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अगर हम बात करते हैं, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का आपको तरीका बताया गया है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। और स्टेबिलिटी का क्या तरीका है बेटा कंपैरिजन का, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर पहले तो, और उसके बाद अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें काफी कॉमन है यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार यहीं पे कंपैरिजन कर लेता हूं, O2 O2 प्लस O2 माइनस, O2 O2 प्लस O2 माइनस। बताओ बेटा 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लो 16, 15 और 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कंपेयर करता हूं बेटा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, पहले लिख लो बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 1.5। ये वही अपना जो हमने मेथड बताया था आपको, उसी से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूं तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, O2 माइनस से ज्यादा O2 और उससे ज्यादा O2 प्लस। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। देख लो कहीं है क्या ऐसा लिखा हुआ, O2 माइनस से ज्यादा O2, उससे ज्यादा O2 प्लस। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, ट्रू। द बॉन्ड एनर्जी इन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ये बात गलत कह गया ये। हाँ जी बेटा, बेटा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा बेटा, बीएमओ में होगा। ये बात आगे डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो बीएमओ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटेंगे, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। लेकिन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एबीएमओ के अंदर प्रेजेंट होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम हटाएंगे तो Na घटेगा, Na घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो ये बात लॉजिकली मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो बताओ बेटा क्या कह रहा है। तो ये बात गलत हो गई बेटा, सेकंड स्टेटमेंट, द बॉन्ड एनर्जी इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। गलत बात है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है बेटा। उसके बाद मैं चलता हूं ऑप्शन नंबर 3 पे, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू रिपल्सन बिटवीन द टू एटम्स। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो अट्रैक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और एबीएमओ के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी घटती है। तो अपने आप में सही बात है। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, देखो जो क्या क्या लिखता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात भी सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे जो नीट या एम्स एग्जाम से मैंने उठाए थे बेटा। इनके साथ साथ मैंने कुछ 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं जो मैंने खुद ही बनाए बेटा बेसिकली। तो वो एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, या फिर थोड़ा एप्लीकेशन पोर्शन वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन देखो यहां पे जो है ना, एक्चुअल में अगर देखें हम तो इसमें पीरियोडिक टेबल का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। थोड़ा एमओटी के बारे में भी यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए।
अलोंग विद दैट आपको पी ब्लॉक में भी थोड़ी सी जो स्टडी कर रखी है ना हमने एनसीईआरटी के थ्रू, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो जरा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले मैं N2 वर्सेस N को कंपेयर कर लेता हूं। N2 वर्सेस N को मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो मुझे पता है नाइट्रोजन एटम बेटा साइड में होंगे, N2 मॉलिक्यूल बीच में बनेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा साइड में, और बीच में कौन बनाया मैंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपको आईपी का मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ना तो 1s में होने वाला, ना ही 2s में होने वाला, तो हम तो ऊपर वाला जो सेगमेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, केवल उसको बना के इसको सीख पाएंगे। ये 2p वाले में डिस्कस कर रहा हूं बेटा। हाँ जी, तो ये 2p3 हो जाता है लास्ट में नाइट्रोजन एटम में, तो आपको ये पता ही है। ठीक है जी, ये कुछ डायग्राम बनता है, नीचे आता है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखो आप, 8 इलेक्ट्रॉन आप पहले भर चुके होंगे, 9 10 11 12 13 14। मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम में तो इस एनर्जी लेवल पे है, और N2 के अंदर इस एनर्जी लेवल पे है। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नाइट्रोजन एटम से, तो इतना एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और जब N2 मॉलिक्यूल से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो कहां पे ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो आईपी ऑफ N2 आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन आईपी ऑफ नाइट्रोजन एटम। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन N2 मॉलिक्यूल के अंदर है बेटा, उसकी एनर्जी कम है, तो जब उसको आपको इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे लेके जाना है, तो उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन एटम। अगर मैं ऑक्सीजन वर्सेस O2 की बात करता हूं, तो यहां पे ऑक्सीजन हो गया, यहां पे ऑक्सीजन हो गया, बीच में O2 मॉलिक्यूल लिख देता हूं मैं कुछ इस तरीके से। हाँ जी, ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन एटम में कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, 2p4 होता है ना ये, इस तरीके से। अब जब इसका डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे जो है ना sp मिक्सिंग नहीं होती, तो जो डायग्राम है वो अपोजिट बनता है, ये सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। हालांकि ऊपर वाले डायग्राम में कोई चेंज ऑब्जर्व्ड नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 के बाद, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पैरामैग्नेटिज्म भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे O2 का। अब इसको भी हम इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो O2 से जब एनर्जी देनी पड़ेगी, आईपी की वैल्यू ये आएगी, और ऑक्सीजन एटम से एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दैट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन should be greater than ionization potential of O2। चलो बहुत बढ़िया। एक हम एनसीईआरटी में नोबल गैसेज के अंदर लिखी हुई लाइन है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। बार्टलेट की डिस्कवरी उसी बात पे बेस्ड थी कि जो जेनॉन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो होते 1170 किलोजूल पर मोल। वहीं जो O2 की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है विच इज 1175 किलोजूल पर मोल, तो ये एनर्जी वैल्यू है। चलो एक ये कहानी हो गई। तो ये जो दो बातें मैंने एमओटी से बेटा कंक्लूड की हैं, ये जो बात है ये एनसीईआरटी पी ब्लॉक से मैंने उठाई है, और एक मैं पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आपको एक बात बताता ही हूं कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसमें नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर हम तीनों इंफॉर्मेशंस को
मर्ज करते हैं तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर निकल के आता है, वही ऑर्डर हमने आपसे पूछा था। बेटा बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बताओ यहाँ पे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बताओ जल्दी। सबसे कम हो जाएगा जेनॉन, उससे ज्यादा O2 होता है बेटा, O2 से ज्यादा MOT के आधार पे देखो ऑक्सीजन होता है। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, और अभी पढ़ा है नाइट्रोजन से ज्यादा कौन हो जाएगा बेटा, N2 हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जेनॉन से ज्यादा O2, उसके बाद ऑक्सीजन एटम, उसके बाद नाइट्रोजन एटम, देन कम्स N2 मॉलिक्यूल। तो ये ऑर्डर ऐसा नहीं कि आपसे पूछा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ज्यादातर रिलीवेंस एनसीईआरटी का है। इनऑर्गेनिक में जो भी बातें हैं यहाँ पे वो या तो कॉन्सेप्चुअल है या फिर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कंपेयर द बोन एंगल इन द फॉलोइंग स्पीसीज। तो यहां पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जरा। हाँ जी, जो NH3 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3 विद 1 लोन पेयर। pH3 में हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, इट इज ड्रैगो कंपाउंड एक्चुअली, और इसमें बोन एंगल कितना आता है, नियरली 90 डिग्री आता है। एग्जैक्टली बात करें तो इसकी इसकी जो वैल्यू है बोन एंगल की कितनी होती है, 93.6, कुछ जगह 94 भी मिल सकता है आपको। H2S में ये भी ड्रैगो है बेटा, इसमें भी हाइब्रिडेशन नहीं होती, इसमें भी प्योर ऑर्बिटली ऑलमोस्ट यूज हो रहे होते हैं हाइब्रिडेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इट कम्स आउट टू बी रफली 92 डिग्री। उसके बाद H2O, H2O में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है विद 2 लोन पेयर। उसके बाद OF2 है क्या, हाँ OF2 है बेटा, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद 2 लोन पेयर्स। उसके बाद है CCl4, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद 0 लोन पेयर। उसके बाद Cl2O है बेटा, इसमें sp3 है विद 2 लोन पेयर, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ और है। वो चीज जो जो और है वो काफी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे साइड एटम रिपल्सन भी ऑब्जर्व होता है, जिसकी वजह से थीटा एक्सीड कर जाता है 109 डिग्री 28 मिनट को। ठीक है जी, बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी और कहानी, चलो अभी बता देता हूँ फिर कब बताऊंगा ना, ध्यान देंगे जरा। जो OCl2 होता है ना बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम छोटा एटम है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स है Cl बड़े बड़े एटम। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जो एटम का जो साइज है ना वो काफी बड़ा है, और इनमें जो रिपल्सन होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए थीटा यहाँ पे एक्सेप्शनली बढ़ता है, और वो रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल को भी ओवरकम कर जाता है बेटा। NO2 में क्या होता है, NO2 में मैं आपको बताना चाहूंगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी विद 1 ओड इलेक्ट्रॉन, और आपको मैं बताना चाहूंगा ओड इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें रिपल्सन कम होता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और ओड इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे थीटा बढ़ जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो रफली 134 डिग्री आती है। उसके बाद NO2 प्लस जो है ना बेटा, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा यहाँ पे। NO2 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी विद 1 लोन पेयर, तो थीटा शुड बी स्लाइटली लेसर देन 120 डिग्री। NO3 में sp2 है विद 0 लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री ही आ जाएगा। CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी 180 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल आएगा। अब यहाँ पे एक और एस्पेक्ट बच जाती है बेटा, अगर मैं CCl4 NH3 H2O में कंपैरिजन करूं तो ये कंपैरिजन मुझे पता होता है, लेकिन H2 और OF2 एक बार चेक कर लो क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे sp3 है, यस 2 लोन पेयर है, यस साइड एटम ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, यस। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है,
और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक और एस्पेक्ट लगा सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर का नंबर सेम आ जाता है देन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो ये भी बॉन्ड पैरामीटर ही हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर आ जाएगा। तो अब आप इन चीजों को मर्ज कर सकते हो बेटा। तो फाइनल ऑर्डर मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये मैं OCl2 डिस्कस कर चुका हूं, एक बार पॉज करके लिख लेना इसको। तो मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सबसे कम बॉन्ड एंगल यहाँ पे आएगा H2S का, उससे ज्यादा PH3 का, उसके बाद OF2 का, उसके बाद H2O का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद CCl4 का, उसके बाद Cl2O का, उसके बाद NO2 माइनस का, देन NO3 माइनस का, उसके बाद NO2 डॉट का, मतलब जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है डॉट मेंशन ना करे तो डॉट ही है ये, उसके बाद NO2 प्लस इक्वल्स टू CO2। ये बॉन्ड एंगल जो है बिल्कुल सेम आएंगे। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल इसमें कुछ बचा नहीं है सच, बॉन्ड एंगल का जो कंपैरिजन होगा वो इन्हीं एस्पेक्ट से पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का जो आज हमने लेक्चर लिया उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट इन्वॉल्व होता है किस किस का बेटा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और एक वान डर वाल फोर्सेस का। तो ये जो फर्स्ट 3 केसेज है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और लास्ट 3 केसेज में वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के लिए तो एक अलग ही फिनोमिनन होता है, अलग ही फिनोमिनन होता है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या क्या आएगा देखो ध्यान से, pH3 से ज्यादा ASH3 हो जाएगा, उससे ज्यादा SbH3 हो जाएगा और उससे ज्यादा NH3 हो जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेटा। लेकिन ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या आता है एक्चुअल में, pH3 के बाद ASH3, उसके बाद NH3, उसके बाद SbH3। तो दिस इज अवर ऑब्जर्व्ड ऑर्डर। ठीक है जी। तो पहला ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का ये है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, डोंट फियर व्हेन लीकेज हियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, H2S से ज्यादा H2Se, उससे ज्यादा H2Te और उससे ज्यादा H2O, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI, उससे ज्यादा HF, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉइलिंग पॉइंट में। तो यहां पे लॉजिकली क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन जनरल इन सभी को ओवरकम कर जाती है, ये एक्चुअली ऑब्जर्व होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट्स की, मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इसको कैसे बताएंगे। इसमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, पहला ऑर्डर pH3 से ज्यादा ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद NH3, ये बात बिल्कुल सही निकल के आती है। सेकंड भी सही है, H2S से ज्यादा H2Se, उसके बाद H2Te, उसके बाद H2। ऑक्सीजन फैमिली तो शरीफ है इस मामले में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड कोई गड़बड़ शो नहीं करते बेटा। उसके बाद आता है बेटा HCl, HBr, HI और HF, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बट इट इज नॉट एक्चुअली द ऑब्जर्व्ड वन। ठीक है, ऑर्डर
एक्चुअली जो ऑब्जर्व होता है क्या, HCl के बाद HBr, उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे HF था, ये एक्सपेक्टेड था बेटा। ऑब्जर्व्ड है HF को ओवरकम कर जाता है HI, ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है। तो अब कैसे कंपेयर करें इन चीजों को, जरा गौर करना। आपको होपफुली ये जो मैंने ऑर्डर्स लिखे वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो एडिशनल है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद रह जाए और आप ऑर्डर गड़बड़ कर दो तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो आपके लिए मेन चीज क्या होनी चाहिए बेटा, ऑर्डर्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। जो बॉइलिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं बेटा, NH3, PH3, ASH3 और SbH3 में, ये बॉइलिंग पॉइंट कहानी होते हैं लिक्विड स्टेट की बेटा, लिक्विड स्टेट की। और लिक्विड स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अमोनिया में देखने को मिलता है, विच इज अमाइन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, विच इज अमाइन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन बेटा। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, आपको मैं बता दूं, जैसे तूफान वगैरह चलते हैं तो आप अम्ब्रेला लेके निकलते हो, है ना, बारिश पड़ रही है तूफान के साथ तो अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है ना। तो कुछ ऐसा ही बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। सिंस द शेप इज पिरामिडल, इसलिए इसको पिरामिडल इन्वर्जन भी कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे, लेकिन जब ये इन्वर्जन हुआ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे होंगे ना बेटा। तो कुल मिला के अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे वो रिलेटिवली वीक हो गए कि नहीं। तो बेसिकली जो NH3 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है नो डाउट, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में PH3 और ASH3 को ओवरकम कर जाती है, लेकिन SbH3 इसको ओवरकम कर जाता है क्योंकि वहां तक मोलिकुलर मास सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका होता है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बेटा, बताओ। PH3 से ज्यादा ASH3, उसके बाद NH3, और सब इससे ज्यादा होता है बेटा SbH3 का। तो यहाँ पे NH3 गड़बड़ कर रहा है, उसकी उस गड़बड़ की वजह क्या है बेटा, अम्ब्रेला इन्वर्जन का होना। अम्ब्रेला इन्वर्जन की वजह से जो अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे कीप ऑन फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकम इफेक्टिवली वीकर। इस वजह से बेटा यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आता है SbH3 की तुलना में। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो कहां पे दिक्कत थी, HF, HCl, HBr और HI में। तो आपको पता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो यहां पे सॉलिड स्टेट में जो है ना बेटा, इस तरीके से देखो, एक बार एक लेयर बना के दिखा देता हूं मैं। तो HF की कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है बेटा, इस तरीके से जिगजैग स्ट्रक्चर मिलती है। ये वन ऑफ द लेयर्स है, और वेरियस लेयर्स आपस में कैसे जुड़ी होती है बेटा, वेरियस लेयर्स कैसे जुड़ी होती हैं, इन वेरियस लेयर्स के बीच वांडरवाल फोर्सेस भी हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो केवल एक ही लेयर में प्रेजेंट है, among the different layers van der Waals forces are present actually। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये HF में जो सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, प्लस van der Waals फोर्स भी है। तो इन दोनों का जो एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो कम हो जाता है van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ HI से इन सॉलिड स्टेट। ये बात समझ रहे होंगे आप। तो जो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस van der Waals फोर्स है, दोनों की प्रेजेंस की वजह से रिलेटिवली जो स्ट्रेंथ होती है वो एवरेज हो जाती है दोनों की, और ये एवरेज HI की सॉलिड स्टेट में जो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे कम रह जाता है। यही वजह है,
यही वजह है बेटा कि जो ऑर्डर आता है मेल्टिंग पॉइंट का वो क्या आता है, HCl के बाद HBr, इन दोनों को तो ओवरकम कर जाता है HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये एवरेज हो जाता है, इस वजह से HI इसको ओवरकम कर जाता है बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट के लिए कि HF और HI स्वैप हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में NH3 और SbH3 को स्वैप कर लेना है। ठीक है, तो होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा बेटा, और पहले लेक्चर जैसे पीरियोडिक टेबल की तरह आपके मैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स की उम्मीद करता हूं बेटा। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता ही ये बात है। तो उसके बाद ये लेक्चर यहीं पे खत्म कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो अगेन वही सेम इसके बार कोड गिवन है बेटा, अगर आपको स्टडी मटेरियल फ्री चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है।